प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजेंद्र नगर थाना पुलिस की प्लॉट धोखाधड़ी मामले में जांच के दौरान अब शिकायतकर्ता को धमकाकर केस वापस लेने की कोशिश का नया मामला सामने आया है। अब एक और पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसे शिकायत वापस लेने के लिए 20 लाख रुपए नकद देने का प्रयास किया गया है। शुभम वैली कॉलोनी में प्लॉट खरीदने के लिए डायरी पर सौदा करने वाले एक शिकायतकर्ता ने ये राशि पुलिस को सौंप दी है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच तेज कर दी है। राव पुलिस के मुताबिक धोखाधड़ी की जांच पहले से चल रही है। इसी मामले में राजेंद्र नगर निवासी संजय महाजन ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में नाना पटवारी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत उन्होंने यूपीआई के माध्यम से 11 लाख रुपए का भुगतान किया था। आरोप है कि तय शर्तों के बावजूद उन्हें प्लाट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। शिकायत दर्ज होने के बाद संजय महाजन ने पुलिस को बताया कि जीतू तंदौरी नामक व्यक्ति उनके घर पहुंचा और शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया। आरोप है कि उन्हें 20 लाख रुपए देने का प्रस्ताव दिया गया और जिला न्यायालय ले जाकर एक शपथ पत्र पर भी हस्ताक्षर भी करवाए गए। हालांकि अगले ही दिन पीड़ित ने पुलिस से संपर्क कर 20 लाख रुपए नकद से भरा बैग अधिकारियों को सौंप दिया। राव पुलिस की पूछताछ में कॉलोनी के कथित संचालक आरोपी सुमित मंत्री ने स्वीकार किया है कि नाना पटवारी के नाम से एनपी कोडवर्ड यानी नाना पटवारी कोडवर्ड वाली 5-6 डायरियां संचालित की जाती थी। पुलिस अब नकदी के स्रोत, कथित लेन देन और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। तो थाना राजेंद्र नगर में 9 जुलाई को एनडीपीएस का कायमी हुई थी। उसमें दो जो मूल आरोपी थे, संजय कौशल और इरफान खान, उन दोनों के द्वारा ये बताया गया था कि ये जो ब्राउन शुगर लेके मानव गंगवानी और नाना पटवारी को देने जा रहे हैं, उनसे भी इस कड़ी में पूछताछ की गई थी। इस पूरे नेटवर्क से जुड़े करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक अभी उसमें आरोपी फरार है। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक युवती को भी तलब किया था। युवती के द्वारा हम लोगों को लिखित में एक शिकायत दी गई थी, जिसमें धोखाधड़ी के तथ्य सामने आए थे। धोखाधड़ी नाना पटवारी के खिलाफ इसमें आवेदन दिया था। वो पूरी जांच चल ही रही थी, तो उसी अवज में एक शिकायत और हम लोगों को सामने आई। 28 जुलाई को एक संजय महाजन ने एक लिखित में शिकायत दी। उसके द्वारा बताया गया कि जो शुभम वैली है, इसमें सिमिलर नेचर का धोखाधड़ी नाना पटवारी ने उसके साथ भी किया। 2023 में उसने 11 लाख रुपए के बैंक में यूपीआई के माध्यम से नाना पटवारी को ट्रांसफ़र किए थे और सुमित मंत्री ने उसको डायरी बना के दी थी और उसके पास एग्रीमेंट भी है। लेकिन ना तो आज तक वो पैसा उन्होंने वापस किया, ना ही उसकी रजिस्ट्री कराई है। और जब ये शिकायत की गई तो उसके घर पे ये नाना पटवारी और सुमित मंत्री ने किसी जीतू तंदौरी को भेजा। 20 लाख रुपए उसके घर पे कैश पहुंचवाए एक बैग में, और उसको ज़बरदस्ती जो एग्रीमेंट और डायरी थी उससे ले लिए गए और उसको एक शपथ पत्र पे भी डरा धमका के साइन लिए गए कि समझौता के हिसाब से। दूसरे दिन जब ये घटना घटित हुई, उसके बाद उसने लिखित आवेदन पुलिस को दिया और 20 लाख रुपए उसने पुलिस को दिए कि ये 20 लाख रुपए मेरे घर पे जीतू तंदूरी तोड़ के चला गया और मेरे से साइन करा दिया डरा धमका के। ये पूरे घटना की हम लोग जांच कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि इसमें ये 20 लाख रुपए का सोर्स क्या था, इतना बड़ा अमाउंट कैश में कहाँ से आया। दूसरा, जीतू तंदूरी कौन है, इससे पूरे घटनाक्रम में उसका क्या रोल है, इसमें नाना पटवारी और सुमित मंत्री का क्या रोल है, क्योंकि एग्रीमेंट उसके नाम से है। शुभम वैली के मालिक सुमित मंत्री हैं और ये कैश का सोर्स कहाँ पर है, इन्हें डरा धमका के कहाँ साइन कराया, ये सारे तथ्य हम लोग वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा पूरे इस जो पूरे नेटवर्क में, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो पुरानी युवती द्वारा शिकायत थी तो उसमें कुछ तथ्य इस प्रकार के आए थे कि भरत पटवारी द्वारा युवती को और पूरे जो नेटवर्क को मैनेज करने की कोशिश की गई थी। युवती को भी जो 9 जुलाई के बाद उसने फ़ोन किया था कि फ़ोन के माध्यम से उससे बात की गई थी और उसको शिकायत वापस लेने के लिए उसको बोला गया, लेकिन युवती ने शिकायत वापस नहीं ली। उसके बाद इन्होंने सुमित मंत्री, नाना पटवारी और भरत पटवारी ने मिलके एक कहानी जड़ी, जिसमें ये सुमित पटेल को इन लोगों ने खड़ा किया गया, क्योंकि पूरी जो फैक्ट था वो इस प्रकार का था कि शुभम वैली के प्लॉट नाना पटवारी ने किस आधार पर एग्रीमेंट कराया।
तो इन्होंने ये कहानी इस तरीके से करी कि सुमित पटेल ने 10,000 रुपये में ये प्लॉट की बुकिंग की और सुमित पटेल ने मौखिक रूप से नाना पटवारी को दिए थे। और इसके जो मुख्य किरदार रहे हैं वो भरत पटवारी रहे हैं। इन्होंने सब लोगों को पूरों को मैनेज किया। ये सारे ऑन रिकॉर्ड हमारे पास कथन है। उस कथनों का सार अभी तक ये निकला है कि पूरे ये कहानी जड़ी गई और सुमित पटेल को इन लोगों ने मैनेज किया गया। सुमित पटेल ने भी कबूला अपने कथनों में कि भरत पटवारी ने ही इनको बोला था कि आप इस तरीके की कहानी बताओ, और सुमित मंत्री ने भी कबूला है इस चीज़ को। आज नाना पटवारी को तलब किया जा रहा है, तो इससे ये दोनों एग्रीमेंट्स की पूछताछ की जाएगी कि उनका क्या रोल है, उनने और कितने एग्रीमेंट इस तरीके के कराए हैं। और ये तो एक प्रोजेक्ट है, सुमित मंत्री के कई प्रोजेक्ट हैं। इसी कड़ी में पप्पू मंत्री से भी इनका एग्रीमेंट्स हैं। एक लावम ग्रीन से पप्पू मंत्री को भी कल तलब किया गया था, वो भी एक प्रोजेक्ट में ये नाना पटवारी और ये लोग पार्टनर हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी प्रोजेक्ट्स में इस तरीके की धोखाधड़ी चल रही है। तो ये पूरा वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। अर्जुन गोविल की जिस तरह से तमाम तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं पटवारी नाना पटवारी के खिलाफ, तो इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ इनमें उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है धोखाधड़ी से संबंधित। देखिए, ये पूरे जो फैक्ट्स वेरीफाई हो जाएंगे, इसमें जो भी आरोप दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। महेश्वर मां अहिल्या देवी किले की दीवार से महिला ने कूदकर दी अपनी जान। मृतक महिला महेश्वर नगर के अम्बेडकर वार्ड में बनी मल्टी में रहती थी। मृतक महिला लक्ष्मीबाई उम्र 55 वर्ष बताई जा रही। सुसाइड करने का कारण अभी अज्ञात। फिलहाल महेश्वर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुटी। महेश्वर थाना क्षेत्र की घटना। ये बाहर से आए किले के अंदर, उनके हाथ में मीठे वगैरह जो भी खाने का जो भी सामग्री था वो लेके आए और इधर पॉइंट पे गए। तो उधर जाना अलाउ नहीं है, तो वो वहाँ जाके बैठ गए, मिठाई खा रहे थे। मैं गया वहाँ पे, मैंने उनको रोका, मना किया कि भाई माँ साहब यहाँ पे बैठना अलाउ नहीं है और यहाँ से आप वापस चले जाओ। तो वो माने नहीं, जीत किया। तो मैंने जबरन में मिठाई छीनने का कोशिश किया, तो फिर वहाँ से निकल लिए और वहाँ से बाहर आ गए पॉइंट से और इधर आइलेश्वर में चले गए। उसके बाद में मैं बाहर आया और यहाँ पे हमारे जो कपल आए थे उनकी रसीद करवाने बाहर इधर निकल आया घाट पे। जब तक वापस वो पॉइंट पे चले गए और वहाँ से छलांग लगा दी। क्या नाम लिखते हो आप? मेरा नाम है धनसिंह चौहान। क्या पद पे हो आप? मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। पीड़ित ग्रामवासियों ने सनावत थाने का घेराव कर थाना प्रभारी को दिया ज्ञापन। एक रैली माध्यम से नारेबाजी करते हुए सनावत थाने पहुंचे। बड़ूद ग्राम के पीड़ित बोले, पद का दुरुपयोग कर लगाया झूठा केस। बजरंग दल पदाधिकारी पर गंभीर लगाया आरोप। खरगोन जिले के सनावत से इंसाफ की गुहार लेकर आज बड़ूद गांव के सैकड़ों पीड़ित सड़कों पर उतर आए हैं और अपने ग्राम से रैली के माध्यम से नारेबाजी करते सनावत थाने पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव को अपना ज्ञापन सौंपा। आरोप बेहद गंभीर है। 18 जुलाई को पीड़ित दिलीप तंवर के घर में घुसकर 7 लोगों ने मारपीट की और जिसमें राजू तंवर के सिर में 8 टांके आए और उनके घर की बेटी के साथ बदसलूकी की गई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। पीड़ितों का आरोप है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला संयोजक राज तंवर ने अपने पद का दुरुपयोग कर पुलिस पर दबाव बनाया। नतीजा 4 अगस्त को उल्टा पीड़ित के ही बेटे पर बलात्कार का झूठा केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। आज इसी के विरोध में बड़ूद के ग्रामीणों ने सनावत थाने पर रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो और झूठे केस को तुरंत रद्द किया जाए। पीड़ितों ने साफ चेतावनी दी कि अगर 7 दिन के अंदर न्याय नहीं मिला तो वो भूख हड़ताल करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस कानून के हिसाब से चलेगी या दबाव के आगे झुकेगी। सर, मेरे लड़की के साथ छेड़छाड़ी हुई और मेरे देवर और मेरे पति बचाने गए तो उसको भी मारा और उनको भी लट्ठी से हंकी से मारा और मेरे को भी मारा, सिर में नाक में चोट है ना, पूरे परिवार को मारा। हाँ, थाने आए तो हमारी रिपोर्ट पहले लिखी नहीं, पहले उनकी लिखी। 4 बजे तक हमको बिठवा रखे सर न, 15-20 जोन थे मारकूट वाले। आज अपन काय के आए थे थाने? आज भी हम न्याय को लिए आए, इंसाफ चाहिए हमको। कौन लोग थे इसमें? इसमें राजेश, रवि और सुरेश, राजू और एक देखो नाम भोला, भोला, गौतम, भोला, एक अरुण,
या 8 जोन थे सर ना, ऐसा तो ग्रुप बना के सब जो बहुत सारे थे 25-30 जोन आए थे, पर हमको इतना ही को नाम पता था, इतना ही को बताया। नहीं पहले नहीं हुआ, एक ही बार हुआ। बाद में हमको धमकी वो भी दे रहा है कि और तुमको और के मैं आके मारूंगा बोले। ना हमारा पीने का पानी का नल भी बंद करवा दिया, दाना पानी सब बंद करवा दिया उन्होंने। हम 8 दिन से पानी को भी अला कर इधर उधर पड़ोस से मांग के पानी भर रहे हैं। ग्रामीणों ने थाने पर करीब 1 घंटे तक हंगामा, क्या मांग थी और किस तरह का निराकरण किया गया? आज ग्राम बरूद से ग्रामीण जन इकट्ठे होकर आए थे, जिनमें वो है बजरंग दल के जिला संयोजक राज तंवर को लेकर एकत्रित हुए थे। थाने पर किसी संबंधी कोई मामला नहीं था और उनकी मांग ये थी कि राज तंवर जी को बजरंग दल से हटाया जाए और उनका नारा भी लिखे हुए थे, बजरंग दल हटाओ, राज तंवर को हटाओ, बजरंग दल बचाओ। इस तरह से उन्होंने नारे लगाए। थाने पे प्रतिक्रिया कोई संबंधी मामला नहीं था और ये ग्रामीण जो समाज के सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए थे, उनको मेरे द्वारा स्पष्ट बता दिया गया था। तब इसी प्रक्रिया में उन्होंने ये सवाल भी पूछा था कि सर एक हमारे परिवार के लड़के पर FIR करा दी गई है, तो उसमें बता दिया गया है कि राजा नाम के जो लड़के पर FIR हुई है वो साक्ष्य और सबूत होने के कारण ही उस पर FIR दर्ज की गई है। उनसे उनके जो आवेदन दिया गया है उसमें तथ्यात्मक जांच करके अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। इंदौर शहर में 7 अगस्त को 13वीं पश्चिम जोन पुलिस कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। सम्मेलन में पश्चिम जोन के 7 राज्यों के पुलिस महानिदेशक यानी DGP और पुलिस महानिरीक्षक शामिल होंगे। इस बार सम्मेलन की मेजबानी इंदौर को मिली है। बैठक में संगठित साइबर अपराध, अंतर्राज्यीय अपराधियों की धरपकड़, ड्रग्स नेटवर्क और राज्य के बीच बेहतर पुलिस समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सम्मेलन की तैयारियों को शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अंतिम चरण में है, जिसे लेकर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में सभी 4 जोन के DCP की बैठक आयोजित की गई है, जहां आयोजन की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है। क्षेत्रीय DCP अमन सिंह राठौर के अनुसार सम्मेलन में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन द्वीप के DGP व IG भाग लेंगे। ये देश भर में आयोजित होने वाले पश्चिम जोन की 13वीं समन्वयक बैठक होगी। मध्य प्रदेश के DGP कैलाश मखवाना भी इसमें उपस्थित रहेंगे। बैठक का उद्देश्य राज्यों के बीच अपराध नियंत्रण को लेकर बेहतर समन्वय स्थापित करना है। सम्मेलन में प्रत्येक राज्य के DGP 15 से 20 मिनट का प्रस्तुतिकरण देंगे। इसमें संगठित अपराध, साइबर फ्रॉड, मादक पदार्थों की तस्करी, गैंगस्टर गतिविधि, अंतर्राज्यीय फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और सूचना साझा करने की व्यवस्था पर चर्चा होगी। DGP की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कितने राज्यों से आ रहे हैं? कल 7 अगस्त को इंदौर में मध्य प्रदेश पुलिस के DGP सर द्वारा पश्चिमी क्षेत्र वेस्टर्न जोन पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक होती है। इसमें 7 राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हो रहे हैं। इसमें DGP गुजरात, DGP राजस्थान, DGP गोवा, DGP महाराष्ट्र VC से जुड़ेंगे और दादर नागर हवेली, दमन दीव यहाँ के पुलिस अधिकारी सम्मिलित होंगे। पुलिस मुख्यालय से भी लगभग 12 अधिकारी सम्मिलित हो रहे हैं। DGP सर स्वयं आ रहे हैं और इसमें अलग अलग विषयों के ऊपर मंथन किया जाता है, जैसे साइबर सुरक्षा हुआ, नार्कोटिक्स हुआ, ह्यूमन सेफ्टी हुआ। लगभग 3 घंटे की कॉन्फ्रेंस चलेगी और इसमें अलग अलग राज्य अपने प्रेजेंटेशन देंगे और उस पर एक सामान्य मंथन करके आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया जाता है। शाजापुर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर रिजू बाफना ने अभियान के सुचारू एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अभियान के तहत विभिन्न तिथियों में शिविर लगाने के लिए संबंधित जनपद पंचायत के CEO को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर रिजू बाफना ने बताया कि जन विश्वास जन कल्याण की आधारशिला है। क्षेत्र में भ्रमण, निरीक्षण एवं जन संवाद के माध्यम से आम जनता को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग और लोक सेवाओं को समय सीमा में सेवा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से ये मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया है। ये अभियान 7 अगस्त से प्रारंभ होकर 8 जनवरी तक प्रत्येक सप्ताह के पंचम दिवस अर्थात शुक्रवार को संचालित होगा। पूरे ज़िले में मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार जन विश्वास योजना के अंतर्गत समस्त जिलाधिकारी क्लस्टर लेवल पर बैठकें करेंगे और क्लस्टर लेवल पर जो भी शासन की योजनाएं हैं उसको सैचुरेशन लेवल पे लेके जाना और लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं और जो कमियां हैं पूर्ति होने में उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। इसमें सभी विभाग जुड़ेंगे, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग,
राजस्व विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास, जितने भी विभाग हैं सभी जुड़ेंगे और कोई भी अगर शेष सर्विस योग्य कोई पात्र हितग्राही हैं वो शेष अगर रह गए हैं तो उनकी पूर्ति हम करेंगे। कैलेंडर भी बनाया गया है वो? इसका एक पूरा कैलेंडर बनाया गया है। हर शुक्रवार को सभी अधिकारी वहाँ पर पहुँचेंगे और सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे और उसमें साथ ही साथ हमारे जनप्रतिनिधिगण भी रहेंगे। हमारे सभी जो नीचे का अमला भी है हमारा, उनको भी अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका भी निराकरण। धार ऐतिहासिक भोजशाला में गुरुवार को साध्वी ऋतंभरा ने मां वाग्देवी के दर्शन पूजन की वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी मौजूद रहीं। साध्वी के आगमन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भोज उत्सव समिति के पदाधिकारी और उनके समर्थक भोजशाला पहुंचे। पूरा परिसर जय श्री राम और मां वाग्देवी के जय घोष से गूंज उठा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से चर्चा में साध्वी ऋतंभरा ने भोजशाला को लेकर कहा कि सत्य की हमेशा विजय होती। उन्होंने प्रहलाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह अग्नि परीक्षा के बाद भी सत्य विजयी हुआ, उसी प्रकार भोजशाला का सत्य भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भोजशाला हिंदू समाज को उसके वास्तविक स्वरूप में मिलेगी और राजा भोज के समय का सांस्कृतिक वैभव फिर मिला है। उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजा भोज पहले हुए थे और भोजशाला ज्ञान, विज्ञान, संगीत और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रही है। यह केवल एक इमारत नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि धार की यह भूमि पूरे देश का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखती है और मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा भी जल्द भारत लौटेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग गरिमा और मर्यादा के साथ होना चाहिए। उन्होंने अशोभनीय भाषा के प्रयोग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा और भारतीय संस्कृति का सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संघर्ष अपनी बात रखने का माध्यम हो सकता है, लेकिन अभद्र भाषा किसी भी आंदोलन की गरिमा को कम करती है। संकल्प था 2016 से आपने पूरा किया। ऐसा है कि जो सत्य की ही जीत है फिर से रहेगी। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी। ए निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जैसे प्रहलाद आग में जलाए गए पर जला नहीं पाए गए, इसी तरह भोजशाला का सत्य अग्नि परीक्षाओं से गुजर गुजर के उस सत्य को, उसके पक्ष को समझते हुए भोजशाला हिंदू समाज को सौंपी गई है। साधारण सी बुद्धि की बात है कि तथाकथित मौलाना पहले हुए थे या राजा भोज पहले हुए थे। जब राजा भोज पहले हुए थे, इतिहास कह रहा है, धार नगरी ने वो जाज्वल्यमान इतिहास भी देखा, पीड़ाजनक इतिहास भी देखा। यही वो धरा है जिसने विद्वानों को और बहुत सारे काव्य के नायकों को तैयार करके भारत को दिया, और यही वो भूमि है जिसने जौहर जैसी सामूहिक अत्याचार, नरसंहार जैसे दर्द को भी जिया। लेकिन किसी भी तरह कुछ भी मान लीजिए, समय का प्रवाह, विधर्मियों की बेशर्मी, जो भी आप कहिए, अनाधिकार चेष्टाएं, हत्याओं के सिलसिले, लेकिन सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि जब दीप जलाए जाते हैं, आंधियां जितनी चलती हैं उतनी बार दीप जलाए जाते हैं। ये हिंदू समाज ने सिद्ध किया और इस पक्ष में जो भोजशाला का सत्य है, इसके प्रति, इसके सत्य को देखकर हमारे पक्ष में निर्णय आया। हम दोबारा राजा भोज के समय का वैभव यहाँ देखेंगे। वैभव क्या होता है? बिल्डिंगों से नहीं वैभव होता। बिल्डिंगें भी वैभव को व्यक्त करने का एक मार्ग होती है, इमारतें। लेकिन इस धरती ने ज्ञान और विज्ञान से, काव्य से, संगीत से
और कला से पूरे भारत को श्रृंगारित किया था। मैं भी ये सपना देखती हूँ कि भारतीयों की जो संतानें हैं वो तुलसी के पौधे हैं, जिनको वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए। और धार की ये भोजशाला, ये स्थान पूरे भारत का नेतृत्व करेगी, ऐसा हमें दिखाई देता है। बहुत जल्दी सब कुछ होगा। भगवती आना चाहती हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारी युवा पीढ़ी बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मुंह पे अपशब्द आ गए हैं, और लड़कियां तक माँ बहनों की गालियां देती हैं। जिन लड़कियों को संघर्ष करना चाहिए था कि वो सरकारों को विवश करती कि माँ बहन की गाली देने पे दंड मिलना चाहिए, वो स्वयं माँ बहन की गालियां दे रही हैं। जब हमारा अंतःकरण इतना दूषित होकर अपशब्द और अपसंस्कृति का हम वर्ण कर रहे हैं, तो माँ अधीर होके कह रही है कि मुझे लंदन से चलकर धार आना ही होगा, क्योंकि मैं भारत को भारत बनाए रखना चाहती हूँ। इसलिए भगवती जल्दी आएंगी। रास्ता बना दीजिए प्लीज। धन्यवाद सभी लोगों को। इंदौर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW की कार्यवाही के केंद्र में आए राकेश गोरखे वर्तमान में मेडिकल विभाग में स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत हैं। शुक्रवार सुबह EOW ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में उनके पास ज्ञात आय से करीब 110% अधिक संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार राकेश गोरखे लंबे समय से मेडिकल विभाग में पदस्थ हैं। स्टोर कीपर के रूप में उनकी जिम्मेदारी विभागीय सामग्री की खरीद, भंडारण और वितरण से जुड़े कार्यों की रही है। EOW की जांच अब उनकी आय, सेवा अवधि, वेतनचल, अचल संपत्तियों और निवेश का पूरा ब्यौरा खंगाला जा रहा है। जांच के दौरान वृंदावन गार्डन स्थित 3 मंजिला मकान सहित संघवी रेजिडेंसी, सदगुरु कॉलोनी, बढ़िया कीमा, साकार सिटी, साहिल रेजिडेंसी और ओमेक्स सिटी में संपत्तियों की जानकारी सामने आई है। टीम इन संपत्तियों के दस्तावेजों की जांच कर रही है और ये पता लगा रही है कि इन्हें किस आय स्रोत से खरीदा गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW की कार्यवाही झेल रहे राकेश गोरखे पहले भी विवादों में रह चुके हैं। करीब 1 वर्ष पहले MGM मेडिकल कॉलेज में डीन के रीडर के साथ मारपीट की घटना के बाद वह सुर्खियों में आए थे। उस मामले में कॉलेज प्रबंधन ने पहले उन्हें निलंबित किया था और बाद में विभागीय जांच पूरी होने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया था। जानकारी के अनुसार उस समय राकेश गोरखे MGM मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट के पद पर पदस्थ थे। कॉलेज परिसर में डीन के रीडर भावेश के साथ उनके विवादों ने मारपीट का रूप ले लिया। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद मामला काफी चर्चाओं में रहा। मारपीट की घटना के तत्काल बाद कॉलेज प्रबंधन ने गोरखे को निलंबित कर दिया, शासकीय मनोरोग अस्पताल बाणगंगा में अटैच कर दिया। समिति ने जांच में आरोपों को सही पाया, जिसके आधार पर कॉलेज प्रबंधन ने उनकी सेवाएं समाप्त करने का फैसला लिया। सूत्रों के अनुसार राकेश गोरखे के खिलाफ विभाग में पहले से भी कई शिकायतें दर्ज हैं। दरअसल आपको बता दें, लगातार मिल रही शिकायतों और अनुशासनहीनता के मामलों को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। क्या बताएं? एक मिनट को लग गया मैम, किसके यहाँ कार्रवाई इस वक्त चल रही है, क्या कुछ अब तक जांच? जिसमें कार्रवाई चल रही है, मेडिकल विभाग के फार्मासिस्ट हैं राकेश खड़गे जी, उनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उस शिकायत के उपरांत उसमें रेड की कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ मिला अभी तक जांच में? 3-4 प्लॉट्स की डिटेल में प्राप्त हुई है और कुछ रजिस्ट्रियाँ भी मिली हैं और बीमा की पॉलिसी मिली हुई है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है। बैंक अकाउंट कितने मिले, लॉकर कितने मिले और कैश कितना मिला घर में? कैश 1 लाख रुपए कैश जब्ती में अभी लिया गया है और कार्रवाई बाकी चल रही है। इनकी बात भी आ रही है। विदेश यात्रा की जानकारी भी सामने आई है। विदेश यात्रा का पासपोर्ट में एंट्री है कि थाईलैंड में घूमने गए थे। मैम कितनी संपत्ति है, मतलब अगर उनकी वेतन की बात की जाए तो कितना होना चाहिए और अभी वेतन जो अभी तक उनका कैलकुलेशन किया गया है मोटा मोटा, अभी सारी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। जो अनुमानित किया गया था उससे 110% अधिक पाई गई है और बाकी कितने ठिकानों पे एक साथ रेड चल रही है आपकी, अभी और कभी कहाँ पे कार्रवाई चल रही है? एक ही, यही उनके कौन आता था यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। इनकी पत्नी क्या करती है? इनकी पत्नी लाइब्रेरियन है
वो भी सरकारी नौकरी में। सरकारी। इनकी ज्वाइनिंग कब से हुई थी? 2005 2005 की ज्वाइनिंग। अभी वर्तमान में कहाँ पोस्टेड थे ये? वर्तमान में अभी किसी विभागीय जांच में बर्खास्त चल रहे हैं। बाकी मेंटल हॉस्पिटल से रिटायर हुए, बर्खास्त हुए थे। मेंटल हॉस्पिटल से बर्खास्त हुए और वहीं पे पदस्थ थे क्या पहले, या एमवाई हॉस्पिटल? पहले एमवाई हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट। अब इनकी विभागीय जांच किस बात को लेकर चल रही, क्या शिकायत मिली थी? अभी ये सब जांच में आगे आएगा। आपको शिकायत किस तरह की मिली थी? आय से अधिक संपत्ति की। अपना परिचय भी दीजिएगा। डीएसपी नंदिनी शर्मा, ईओडब्ल्यू। इंदौर की खजराना पुलिस ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अपनी ही सहेली को आवाज बदलकर ब्लैकमेल, अश्लील मैसेज कर धमकियां दी। साइबर जांच के बाद छात्रा पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल इंदौर की खजराना पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर बदनाम करने और धमकाने के आरोप में एक छात्रा के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी छात्रा अपने पूर्व की क्लासमेट को अश्लील मैसेज भेज रही थी और आवाज बदलकर ऑडियो कॉल के जरिए धमकियां भी दे रही थी। दरअसल आपको बता दें, पीड़िता की शिकायत पर पहले साइबर पुलिस ने जांच की, जिसके बाद मामला खजराना थाने पहुंचा। वहीं एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता और आरोपी छात्रा रिया 3 साल तक एक ही स्कूल में साथ पढ़ चुकी हैं। करीब 3 महीने पहले पीड़िता की सगाई हुई थी। इसके बाद उसके इंस्टाग्राम आईडी पर एक फर्जी अकाउंट से अश्लील और आपत्तिजनक संदेश आने शुरू हो गए। शुरुआत में पीड़िता ने इन संदेशों को नजरअंदाज किया। पीड़िता ने परेशान होकर साइबर पुलिस से शिकायत की। जांच के दौरान पता चला कि फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर मैसेज और कॉल करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी पूर्व क्लासमेट रिया थी। साइबर जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद खजराना पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी छात्रा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धमकी देने और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्रा के ऊपर खजराना पुलिस ने केस दर्ज किया, क्या है पूरा मामला, किस तरह का था? पुलिस थाना खजराना के अंतर्गत एक पीड़िता थी, एक फरियादी थी, जो इस उसने एक शिकायत की थी कि उसके पूर्व में एक जो साथ में पढ़ने वाली जो सहेली थी उसको वो गलत या जो फर्जी अकाउंट जो सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से वो उसको अलग अलग प्रकार के काफ़ी ऑब्सीन कंटेंट जो मटेरियल के मैसेज भेजती थी। इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशान थी और इसी को लेकर के जब ये शिकायत पुलिस थाना खजराना पे पहुंची तो इसमें एक अपराध जो आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध किया गया है और साथ में इसका जो रियल जो इस अकाउंट को चलाने वाला जो ऑपरेटर है किसके नाम से हुआ है उसकी जानकारी टेक्निकली प्राप्त करके इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही जो इसमें ये भी प्रारंभिक जानकारी लगी है कि जो फरियादी और आरोपी दोनों पूर्व में साथ में भी एक साथ पढ़े हुए हैं और उसी का दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार की जो कंटेंट भेजे गए हैं। क्यों करते हैं अभी इस संबंध में और अभी जो प्रारंभिक जानकारी है वो टेक्निकल जानकारी है वो जुटाई जा रही है जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकृत रूप से। उसके बाद इसमें विस्तार से पूछताछ करके जो अग्रिम कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी।